Unacademy. Let's crack it. Hi students, we were on the topic of criminal conspiracy yesterday. We have seen that as a general principle of criminal jurisprudence, an accused should be punished only if he has committed the actus reus. But there are certain exceptions where even those persons who have not actually committed the actus reus but have been acting behind the scenes, even they are held equally liable, whether it was a matter of common intention, whether it is a matter of conspiracy, whether it's a matter of abetment, or whether it's a matter of common object. These are the four aspects of IPC जहां पे even अगर आपने खुद actual offense, actual actus reus नहीं किया है, तब भी आपको हम squarely, equally liable कर रहे हैं. पहला हमने एस्पेक्ट देखा था इसके अंदर कॉमन इंटेंशन में सेक्शन 34, जो कायदे से एक प्रिंसिपल था. इन दैट वी सॉ दैट अगर आपने कॉमन इंटेंशन बना ली टू डू अ क्रिमिनल एक्ट और उसको फर्दरेंस में आगे बढ़ाया, तो उस क्रिमिनल एक्ट की पूरी लायबिलिटी आपकी होगी जैसे कि आपने अकेले उसको किया. However, जो एक वर्ड था 34 में, when a criminal act is done, उस एस्पेक्ट को और प्लस फर्दरेंस, तो अगर इज डन और फर्दरेंस को हटा दो तो कायदे से लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी में हम आ जाते हैं. लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी में जब हम आए तो उसमें था when two or more persons agree to do. हमने कल देखा कि एग्री यहां पे नॉट इन द लीगल सेंस बट इन द डिक्शनरी सेंस. सो व्हेन टू और मोर पर्संस, टू और मोर को हमने देखा बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा के कंटेक्स्ट में, दैट मियरली बिकॉज एक आदमी भाग गया था या नामजद नहीं हुआ या पकड़ा नहीं गया या पार्डन हो गया या इम्यून था, डू गुड का केस हमने पढ़ा था, तो बेनिफिट दूसरे एक्यूज को नहीं मिल सकता. The same aspect we had seen in 34. When a criminal act is done by several persons. यहाँ पे when two or more persons agree. तो same concept था several या two or more का, और उसके अंदर मैंने आपको बताया पूरा मेंस का क्वेश्चन आता है. You have to be extremely careful about this thing. And please do not forget Bimbadhar Pradhan. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act. कल हमने डिटेल में डिस्कस किया इलीगल एक्ट के तीन एस्पेक्ट्स हैं. सेक्शन 43 आईपीसी डिफाइंस इलीगल. ए, एन ऑफेंस. बी, एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ. एंड सी, एन एक्ट विच गिव्स राइज टू अ सिविल एक्शन. तो देखा जाए सबसे ऊपर ऑफेंस हो गया, ऑफेंस में से पनिशमेंट निकाल दो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया, और अब ऑफेंस ही नहीं है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, बट इट गिव्स राइज टू अ सिविल एक्शन. तीन ग्रेड्स हैं. तो अगर हम देखें इलीगल के तीन ग्रेड्स हैं सेक्शन 43 में. एक बिल्कुल हाई लेवल जो ऑफेंस है, उससे कम लेवल प्रोहिबिटेड बाय लॉ, और उससे कम लेवल विच गिव्स राइज टू अ सिविल एक्शन. तीनों वर्ड कवर्ड हैं, तीनों चीजें कवर्ड हैं इलीगल एक्ट में. सो व्हेन टू और मोर पर्संस एग्री टू डू और कॉज टू बी डन एन इलीगल एक्ट, ये हमने कल डिटेल में देखा था. और लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स is said to commit criminal conspiracy. फिर हम आए प्रोवाइजो पे. प्रोवाइजो में जब मैं आया बहुत इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो है. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बेस क्या था? दैट द वेरी एग्रीमेंट इज इनफ to constitute the act of criminal conspiracy as per मलकाही. और फर्दर एक्ट की जरूरत नहीं है. मलकाही
प्रोवाइजो कहता है कि सिर्फ ऑफेंस में फर्दर एक्ट की जरूरत नहीं है, बाकी चीजों में फर्दर एक्ट अगर नहीं हुआ तो mere agreement to commit a criminal conspiracy is not enough. So mere agreement to, अब बचा क्या क्या, ऑफेंस निकाल दो, तो ऑफेंस के लिए the mere agreement is enough. बाकी चीजों के लिए फर्दर एक्ट होना जरूरी है. यह हमने देखा प्रोवाइजो में. Proviso was very clear. I'd just like to go through the proviso again. It's very important. Provided that no agreement except an agreement to commit an offense. So except an agreement to commit an offense, no agreement shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done. एग्रीमेंट के अलावा एक और एक्ट अगर ना हुआ तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में नहीं आएगा. बाय वन और मोर पर्सन्स इन एग्रीमेंट टू द पार्टीज. तो कौन सी चीजों में एग्रीमेंट के अलावा फर्दर एक्ट होना जरूरी है? इलीगल के दो और पार्ट्स हैं. ऑफेंस छोड़ दो, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, act which gives rise to a civil action or a legal act by illegal means. इन तीन चीजों को छोड़ दो. इनके अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मियर एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की परिभाषा में नहीं आएगा, उसकी डेफिनेशन में नहीं आएगा. सिर्फ ऑफेंस का मियर एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस इज क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज डोंट गो रॉन्ग. ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है. प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या आएगा? A mere agreement to commit an offense, A amounts to criminal conspiracy, B may not amount to criminal conspiracy, C amounts to criminal conspiracy only if it is accompanied by an act. Similarly, और क्वेश्चन आ सकता है, an act prohibited by law is done with an agreement to do so. It's a mere agreement. Is it punishable as criminal conspiracy without any further act being committed? Answer is no. I hope everybody is clear about the proviso part. कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था. उसके बाद हमने कल लिया था एक्सप्लेनेशन. एक्सप्लेनेशन डेल्ट विद एंड्स एंड मीन्स. एंड्स एंड मीन्स के अंदर हमने देखा एंड्स हमारे लीगल हैं पर मीन्स इलीगल है, तब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. मीन्स इलीगल है, एंड हमारा ठीक है, तब भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. सो दोनों एंड्स एंड मीन्स शुड बी नॉट एन ऑफेंस. I discussed all these aspects yesterday. Now let's go to the various aspects of conspiracy. First aspect क्या आया? Is the individual act of a conspirator important? In the sense that the individual act of any conspirator is an innocuous act. हमने बॉम्ब ब्लास्ट की कॉन्स्पिरेसी बनाई. मुझे एक ही काम दिया गया कि तुम जाके सिर्फ कील खरीद के ले आओ जो हमने बॉम्ब में डालने हैं. कल को वो कहते सर मेरा क्या काम है, मैं तो कील खरीदने गया था. My act was innocuous. My act was by no stretch of imagination illegal. My act by no stretch of imagination was unlawful. Look at my act per se.
Look at my act in isolation. What have I done? I have merely purchased nails. I am not liable. ये मामला आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. Lennart, Lennart, Lennart Schussler, Schussler, Lennart Schussler versus Directorate of Enforcement, 1970, Supreme Court. I have another, Muhammad Hussain versus Dalip Singh, 1970, Supreme Court. It is immaterial if the acts in furtherance of an agreement to commit an offense are innocent by themselves, are innocuous by themselves, and are themselves not unlawful. It is immaterial. P.K. Narayanan versus State of Kerala, 1995, Supreme Court. और ये लाइंस बहुत अच्छी हैं. P.K. Narayanan versus State of Kerala, 1995, Supreme Court. The entire agreement must be viewed as a whole. Even if the acts done by the conspirator in furtherance of a criminal conspiracy do not strictly amount to an offense, yet he can be convicted under section 120B. So point number 1, proposition कभी भी आए on criminal conspiracy, और उसके अंदर एक चीज जो प्रोपोजिशन में बार बार कह रहे हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बना तो लिया, एग्रीमेंट तो कर लिया, पर उसका एक्ट बड़ा ही एक सिंपल सा एक्ट था, अनलॉफुल एक्ट था, एक नॉर्मल एक्ट था, इलीगल एक्ट नहीं था. टुमारो इन द कोर्ट ही नाउ टेक्स अप द डिफेंस दैट माय एक्ट वाज अ वेरी इनॉक्युअस, unharmful, not at all harmful, and it was a very legal act. I should be exonerated. You are a judge. Decide. Quote P.K. Narayanan. Entire conspiracy must be viewed as a whole. And once the conspiracy has been formed, once the agreement has been formed, once the common object to be achieved has been shared, it is immaterial whether my act is lawful, unlawful, harmless, innocuous, or a completely illegal act. The distinction between illegal and legal goes away. Acts don't matter. Agreement matters. My acts which follow the agreement will have no bearing. Merely because my acts are completely innocent, they are completely bereft of all illegality, doesn't matter. It will give me no latitude. It will give me no leverage. It will not even be a foothold to give me a benefit in a trial.
Always remember, agreement to commit an offense is the sine qua non, is the gist, is the backbone of conspiracy. I hope I'm clear on this first very basic aspect. Let's discuss the scope of the law of conspiracy. There are umpteen number of Supreme Court judgments, and each judgment is very beautifully written. Some of the judgments are like jewels in the crown of conspiracy. They have become landmarks. If we read all the judgments of conspiracy, right from 1952 to present day, certain things become crystal clear. First, let's summarize the law of conspiracy in the words of the Honorable Supreme Court. Devinder Pal Singh versus State and City of Delhi, 2002 Supreme Court. Muhammad Khalid versus State of West Bengal, 2002 Supreme Court. In these judgments, the Honorable Supreme Court refer to the laws of conspiracy in the US, also in the UK. Compared all the aspects, went to the jurisprudence, and summarized the broad essentials of conspiracy as it occurs in Section 120A. The entire law of conspiracy was summed up by the Honorable Supreme Court in 5 points. A. An object has to be accomplished. Rather, I will say an illegal object has to be accomplished. Second, there is a plan or scheme to accomplish the object. एक plan है to accomplish this object. So B, there is a plan or scheme to accomplish the object. C, there is an agreement or understanding between one or more persons by which they commit themselves to cooperate for the accomplishment of this illegal object. ये तीसरा point. चौथा point. An overt act is needed if accomplished is not an offense. Proviso. So fourth point, an overt act is a must if the object to be accomplished is not an offense. ये 4 basic aspects दिए हैं Supreme Court ने. However, as I told you yesterday, a mere knowledge of conspiracy is not enough. A mere participation in conspiracy is not enough. Unless there is a meeting of minds, unless there is a fusion of ideas, unless there is a prior concert, I cannot be roped in the offense of criminal conspiracy.
बिंबाधर प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 1956 सुप्रीम कोर्ट. Conspiracy is a substantive offense. The offense of criminal conspiracy exists in the very agreement between two or more persons to commit an offense, irrespective of the fact whether the actual offense was actually committed or not. Hence, agreement to commit an offense is the sine qua non of conspiracy. It is immaterial whether any furtherance of the agreement took place or not. However, only in the case of an offense. I hope I'm clear till now. Now, next very important point. It is not, now I am taking up the role of conspirators. I'll give it a heading, role of conspirators. It is not necessary that all conspirators should participate from the inception to the end. जरूरी नहीं है कि conspirators शुरू से end तक साथ साथ रहें. A conspirator may play his part and go away, yet he remains a conspirator. Some may join the conspiracy after the agreement has been formed. Some may quit after playing their role. They all are equally liable. State of Tamil Nadu versus Nalini, Rajiv Gandhi murder case. State of Tamil Nadu versus Nalini and Purushottanam versus State of Kerala. Nalini is 1999, मैंने पहले भी बताया था आपको. Purushottanam versus State of Kerala 2005. Please write down these lines. These are very important. Where in pursuance of the conspiracy's agreement. So where in pursuance of the agreement, the conspirators perform illegal acts individually, all are liable for each other's acts. Even if some of them have not actively participated in the offense. In simple words, every conspirator is liable for the act of the other conspirator, even if he did not have an active role to play in the conspiracy. Once he has formed the agreement to commit an offense, it is immaterial whether his role is bigger, smaller, or he has merely remained behind the walls, passively keeping a watch or supervising. No act may be attributable to him. Doesn't matter. He is equally liable. The question arises, a conspirator does not know that the other conspirator has done this act. Will he still be liable? I would like to explain this whole issue
through what I call the wheel of conspiracy. I would like to draw the wheel of conspiracy. We'll take up the example of a bomb blast. First of all, there is the object to be achieved. Object to be achieved is bomb blast. Now we make them wheel. Sorry, my drawing. I was never a good artist. I'm still not. A sitting in Karachi. An ISI agent hatches a conspiracy to have a bomb blast in Mumbai. He employs B and tells B, ये लो 5 करोड़ रुपए, मुंबई में ब्लास्ट करना है. ये पैरामीटर्स हैं, इतने लोग मरने चाहिए, इन जगह पे रखो, मेरे आगे आपने आप डिसाइड कर लो. B comes to Mumbai, contacts C, that now you have to bring it into action. RDX आएगा, you get it unloaded, and now you build up your team. C employs D to go and get that posse of RDX which is coming up. D goes to the custom official and he tries to bribe him कि हमारा ऐसे ऐसे शिप आ रहा है, एक छोटा सा बोट आ रही है, उसमें RDX है, तुम्हें ये 20 लाख रुपए ले लो, उस बोट को चेक मत करना. कस्टम ऑफिसर मना कर देता है. दैट कस्टम ऑफिसर इज Z. D Z को गोली मार देता है. Z का मर्डर हो जाता है. उसके बाद Z की जगह आता है अगला कस्टम ऑफिसर Y. Y को वो बताता है कि हमने बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तुझे हम 40 लाख रुपया देंगे. लेट द RDX कम. वो कहता है ठीक है, वो 40 लाख ले लेता है, वो अंदर आने देता है RDX. डी एम्प्लॉय करता है E को कि तुम बॉम्ब बनाओ, उसको बॉम्ब बनाने आते हैं. E बॉम्ब बनाता है. E एम्प्लॉय करता है F को. F का काम है जगह ढूंढे जहां पे मैक्सिमम डैमेज हो. कौन सी ऐसी जगह हैं जहां डैमेज ज्यादा होगा, उनको मार्कआउट करो, जहां सेफ भी है, कहां बॉम्ब डालें. F रेकी करता है और बताता है यहां रखो. एंड में G, F और G जाके एक्चुअली बॉम्ब्स रख के आते हैं. बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है. B तो पहले ही बाहर कंट्री में रह रहा है, ये तो है ही पाकिस्तान में. C, D, E, F, G बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद H के घर जाते हैं, जो इनका दोस्त है. उसको कहते हैं हमने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया. वो कहता है हाँ मैंने पढ़ लिया, हमें भाई आज रात के लिए छुपा लो और कल सुबह हमें किसी तरह नेपाल भेज दो. H इन सबको घर में छुपाता है और सुबह ट्रैवल एजेंट के थ्रू इनको नेपाल भेज देता है.
इस केस में ए किसी को नहीं जानता सिवाय बी को, जी एफ ई डी सी भी नहीं जानते ए को या बी को, एफ और ई सिर्फ डी को जानते हैं, डी बी को नहीं जानता, वो सिर्फ सी को जानता है। वाई जो कस्टम ऑफिसर था जिसने पैसे लेके अलाउ किया, वो किसी को भी नहीं जानता, वो सिर्फ डी को जानता है। Everybody is liable for each other's acts. डी ने जेड का मर्डर किया, 302 का केस बनता है। ई एफ जी को तो पता भी नहीं था कि डी ने मर्डर कर दिया, और सी ने तो कहा भी नहीं था कि तू मर्डर कर देना। बट डी ने जेड का मर्डर क्यों किया? इन परजुएंस ऑफ दिस कॉमन ऑब्जेक्ट, बॉम्ब ब्लास्ट। दिस इज माई कॉमन ऑब्जेक्ट। तो डी ने जेड को मर्डर क्यों किया? आरडीएक्स नहीं आने दे रहा था। आरडीएक्स किसके लिए चाहिए था? कॉमन ऑब्जेक्ट बॉम्ब ब्लास्ट के लिए। Each conspirator is liable for the act of each other. All these persons will be liable for bomb blast. All these persons will also be liable for the act of D. और अगर Y को हमने बता दिया था, कस्टम ऑफिसर जो खाऊ आ गया था बाद में, जो ब्राइब ले रहा था, उसको अगर पता था कि बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, he also got connected with the bomb blast. तो जैसे एक पहिया चलता है, एक साइकिल का पहिया होता है। साइकिल का पहिया किस चीज से जुड़ा होता है? हब से। यानी कि ये सारे स्पोक्स जुड़ जाते हैं। All these spokes get connected. अब जब पहिया घूमता है, जब साइकिल का पहिया घूमता है, तो स्पोक्स नहीं दिखते हैं, सिर्फ रिम दिखता है। सिमिलरली अब जो ये व्हील ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, इस व्हील के घूमने में हमें यह नजर नहीं आता कि कौन क्या काम कर रहा है। Each conspirator is liable for the act of each other conspirator's acts. It is immaterial whether he planned the conspiracy earlier or later. It is immaterial whether each co-conspirator knows each other co-conspirator. It is immaterial whether each co-conspirator knows the exact role of the other co-conspirator. Once I get connected to the hub, to the common object. Once I've agreed to do, I am liable for the acts of each of the other co-conspirators, notwithstanding the fact that I do not know all the conspirators or any of the other conspirators, and I am not even aware of the actual role of them. So even if nobody was aware that D had committed Z's murder, but in pursuance of the common object, all are still liable for each other's acts. So each conspirator is liable for the act of each other conspirators' acts, even if they don't know them or even if they join later. Because all of them have agreed to do a common object
They've agreed to achieve something which is common to all of them. Let me quickly give you dictations on this. I hope everybody has understood. Oh, sorry, I'm not completed. H को तो भूल ही गए हम. H. H was not aware of the bomb blast. He was not connected to the hub. They all went to him after the object of the conspiracy had been achieved. Those who join the conspiracy after the object has been achieved are not punishable for the main conspiracy. So once the object of conspiracy, what is the object of conspiracy here? Bomb blast. Once the object of conspiracy has been achieved, anybody who comes now cannot be roped in for this. He has separate offenses. Harboring. He's a harborer. He will be punishable for harboring. Harboring an offender. वो laws अलग हैं. But H is not liable for bomb blast because he came into the picture after the common object of the agreement had been achieved. H wala principle came up in Nalini versus State of Tamil Nadu, Rajiv Gandhi murder case 1999. And the Honorable Supreme Court said this only. Those who come into the picture after the common object of the conspiracy has been achieved cannot be roped in for the criminal conspiracy of that act which was the common object of the conspirators. Yashpal versus State of Punjab, 1977 Supreme Court. Nazir Khan versus State of Delhi, 2003 Supreme Court. There may be plurality of means. There may be many means, plurality. So there may be plurality of means, but there has to be a unity of final purpose. अलग तरीके हो सकते हैं, मीन्स बहुत हजार तरह के हो सकते हैं, पर एक चीज कॉमन होनी चाहिए, मेरा फाइनल पर्पस, मेरा कॉमन ऑब्जेक्ट. Even if some steps are resorted to by some of the conspirators without the knowledge of others, it will not affect the culpability of others associated with the conspiracy. When the ultimate offense consists of a chain of actions, when the ultimate offense consists of a chain of actions, it is not necessary for the prosecution to prove that each conspirator had the knowledge of what other conspirators were doing. So long as their final objective is illegal and common. It is not necessary that each conspirator should either know all the details of the scheme or participate at every stage of the conspired act. Ajay Agarwal versus Union of India, 1993, Supreme Court. State of Himachal Pradesh versus Kishan Lal Pradhan, 1987 Supreme Court.
every conspirator is liable for all the acts of other co-conspirators if all those acts are towards attaining the goals of the conspiracy. Conspiracy is a continuing offense. Once the object of conspiracy has been achieved, any subsequent act which may be unlawful, HK, any subsequent act which may be unlawful will not make the accused a part of conspiracy. State of Tamil Nadu versus Nalini. I hope everybody is clear about the wheel conspiracy and the role of conspirators. We now come to a very important aspect, proof of conspiracy. Conspiracies are always hatched in secrecy. कोई ढोल निगाड़े पीट पीट के नहीं बताता कि हमने conspiracy की है. So since conspiracies are always hatched in secrecy, all conspiracies have normally to be proved by circumstantial evidences, by inferences. Lots of Supreme Court judgments on this. State and City of Delhi versus Jaspal Singh 2003. State of Kerala versus P. Sugathan SUGATHAN 2000 Supreme Court. Plenty more. Conspiracies are hatched in secrecy. It's extremely difficult to get direct evidences. Hence, conspiracies have to be proved by forming a chain of circumstances which rope in each and every conspirator and prove their role to the hilt regarding their complicity in the offense. The most important and the most difficult part to prove is the agreement, especially if the acts of the conspirators are innocent, innocuous, unlawful. For example, जो मैंने आपको बताया था, बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए कील खरीदने गया था. So that means we will have to prove the agreement by circumstances before the act, during the act, after the act. Each and every circumstance must be so clearly established so as to room no doubt but for an inference of the guilt of the accused. It is very natural for a judge to fall into the trap of working on suspicions, surmises, conjectures. Inferences should be based on facts. This is one thin line which is important. The most difficult part is judging a conspiracy. The acts are different. The first thing which always has to be proved is a meeting of minds. And there is no other way of proving meeting of minds except by circumstantial evidences. It's an onerous task for the court
It is not an easy task to go above suspicions, conjectures, and surmises. A fact may lead to a very strong suspicion, but please remember, however strong a suspicion may be, it cannot take the place of a proof. Suspicions are, after all, suspicions. Judgments have to be based on facts and not on suspicions, not on conjectures, not on surmises. Satyendra Pal versus State of UP, 2001. A mere suspicion in the absence of direct or even indirect evidence, establishing prior meeting of mind and agreement, cannot form the ground for a conviction. Agreement proving is the most difficult thing. That is the reason why Section 10 of the Indian Evidence Act makes a lot of things relevant so that कोर्ट के लिए आसान हो जाए. Section 10 has to be read with Section 120A of IPC. Section 10 of Evidence Act. Section 10 of Evidence Act क्या कहता है? After a conspiracy has been formed, anything said, done or written by any of the co-conspirators after the conspiracy was first formed is relevant against each and every co-conspirator. जो हमने व्हील कॉन्स्पिरेसी की बात की है, वही चीज सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट ब्लैटेंटली बोल रहा है. सो सेक्शन 10 क्या कहता है? अगर मेरे पास प्रीमा फासी एविडेंस है एक कॉन्स्पिरेसी का, देन एनीथिंग सेड, डन और रिटन by any of the co-conspirators after the conspiracy was first formed is relevant against each and every other co-conspirator. बहुत हथियार, बड़ा हथियार दे दिया कोर्ट को सेक्शन 10 इंडियन एविडेंस एक्ट ने, जानते हुए, पहचानते हुए it is very difficult to prove conspiracy in a court of law. I hope I'm clear. On the proof of conspiracy. एक मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा छोटा सा पॉइंट एडवोकेट्स के लिए. एडवोकेट्स के पास बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट आते हैं, क्लाइंट उसके बेस पे एफिडेविट देता है, आई गिव एन एफिडेविट, ये सही कह रहा है. कई बार वो झूठ बोल रहे होते हैं, खासकर प्रॉपर्टी मैटर्स में वो झूठ बोल देते हैं और एडवोकेट नॉर्मल कोर्स में लिख देता है, यस आई नो द क्लाइंट, वट एवर ही सेड इज टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ट्रू. अब बाद में पता चलता है कि वो तो झूठा था. क्वेश्चन उठा सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो लॉयर ने उसका एफिडेविट बनाया या जिसको वेट किया है, ये कह दिया कि हाँ मैं जानता हूं और ये सच बोल रहा है. क्या लॉयर को हम कॉन्स्पिरेटर माने? क्या हम उस एडवोकेट को कॉन्स्पिरेटर माने? द सुप्रीम कोर्ट टुक अ वेरी लीनियंट व्यू. दे सेड एडवोकेट का रोज का काम है, वो कौन सा उसके घर जाके तस्दीक करता है, हाँ ये सच बोल रहा है, ये चीज है, ये इसकी प्रॉपर्टी है. वो बेचारा तो काम कर रहा है, he has got 20 clients coming up. He's not supposed to go to his village and now naturally find out the truth about each and every fact which his client is alleging.
So मोटा मोटा कोर्ट शुड हैव अ ब्रॉड व्यू. अगर कहीं भी लॉयर की, एडवोकेट की बदनीयती नहीं दिख रही, अगर कहीं नहीं दिख रहा है कि उसमें बहुत बड़ा कोई एडवांटेज उठा रहा है, या वो बिल्कुल 100% मिली भगत नजर आ रही है जिसमें उसका बहुत बड़ा बेनिफिट नजर आ रहा है, अगर ऐसा नहीं है, ऑर्डिनरली डाइम अ डजन केसेस होते हैं जहां गलत एडवोकेट जो है वो गलत कोई ना कोई ऐसा एफिडेविट या कुछ ऐसा दे देता है, वहां पे हम कॉन्स्पिरेटर नहीं मानेंगे उनको. फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर प्रैक्टिसिंग, आई वुड लाइक टू कोट दीज जजमेंट्स. I have हीरालाल जैन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एक बहुत लैंडमार्क केस है ऑन दिस. हीरालाल जैन वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, 1972 सुप्रीम कोर्ट. और मेरे पास पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का भी है, अत्तर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, 1986. Also I have another of Punjab Haryana High Court, B.D. Sharma versus State of Punjab, Punjab Haryana High Court, 1987. So we have just seen the entire law of conspiracy in a very wide perspective. We have only covered section 120A, the entire law of conspiracy. We now go to section 120B, the punishment for conspiracy. When I go to the punishment for conspiracy, section 120B, 120B has got two parts. In the first part, the punishment of conspiracy is the same as that of the offense. In the second part, it is much lesser. We will see in what conditions. Let's go to clause 1 of section 120B. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, life, or rigorous imprisonment of 2 years or upwards. बहुत स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है, मैं वापस आता हूं इसी पॉइंट पे. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable with death, तो कोई भी अगर कॉन्स्पिरेसी कर रहा है कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसकी पनिशमेंट डेथ है, लाइफ है, या rigorous imprisonment for 2 years or upwards. अपवर्ड्स के अंदर रिगरस इंप्रिजनमेंट की जरूरत नहीं है, सो हमें इकट्ठा नहीं पढ़ना है. सो इट इज बेसिकली रिगरस इंप्रिजनमेंट फॉर 2 years, फुल स्टॉप, और एनी पनिशमेंट सिंपल और रिगरस अबव 2 years. मैं रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ, डोंट गो रॉन्ग. Whoever commits criminal conspiracy for an offense which is punishable, A, with death, B, life imprisonment, C, rigorous imprisonment of 2 years, D, any punishment above 2 years, rigorous or simple, shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he had abetted such an offense. जहां पे मैंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, एक ऑफेंस की, और वो ऑफेंस की पनिशमेंट डेथ है, लाइफ है, 2 साल से ऊपर है, या 2 साल विद रिगरस इंप्रिजनमेंट है, तो मेरी सजा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की वही होगी जो ऑफेंस की है. ये वर्ड यूज नहीं करके उन्होंने कर दिया, जो उसके अबेटमेंट की है. As if he had abetted such offense. Why did we use the word as if he had abetted this offense? Because please remember,
the earliest law of conspiracy is the law of abetment. और अबेटमेंट की सजा 109 में अगर हम जाते हैं, इफ द एक्ट अबेटेड इज कंप्लीटेड, तो सेम है जो ऑफेंस की है, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी बेसिकली इज एन ऑफशूट फ्रॉम द लॉ ऑफ अबेटमेंट. 107 में अगर हम जाते हैं, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी प्रोवाइडेड एन एक्ट इज कंप्लीटेड. अर्लीस्ट लॉ ऑफ कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी था. जो 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू हुई थी, उसमें जो ऑफेंस, ओनली ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी का एक्सप्लिसिट था, वो था अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी. लॉ तो वही है, उसकी ऑफशूट्स हैं, चाहे वो सेक्शन 121A था और चाहे वो सेक्शन 120A पनिशेबल इन 120B है. इसीलिए वो कहता है कि उसकी सजा भी वही होगी जो अबेटमेंट की है. जो अबेटमेंट की है सेक्शन 109. जो अबेटमेंट की है, एक एंगल और निकलता है. इफ द एक्ट अबेटेड इज नॉट कंप्लीटेड, उसकी सजा कम है. सो प्लीज रिमेंबर, अबेटमेंट का लॉ बड़ा बिखरा हुआ है, उसकी सजाएं बहुत बिखरी हुई हैं. इफ एन एक्ट इज कंप्लीटेड, इफ एन अबेटेड एक्ट इज कंप्लीटेड, 109. If the abetted act is completed but a separate act takes place, or if the act is not completed, अलग अलग पनिशमेंट्स हैं. एक और कॉनोटेशन आता है जब मैं वर्ड यूज करता हूं, as if he had abetted that offense. So क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की पनिशमेंट क्या है? जो अबेटमेंट के चैप्टर की है, as if he had abetted that offense. So please remember, दो connotations हैं abetted की. पहला, law of conspiracy is an offshoot of abetment by conspiracy, hence the punishments are the same. And second, the punishments of abetments are varied. As per my limited knowledge, it now applies squarely here also. क्वेश्चन एक उठा है, क्या हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी के अलग अलग सेक्शन लगा सकते हैं? कहना है अबेटमेंट की सजा है 109, कॉन्स्पिरेसी की सजा है 120B. तो क्या मैं 109 और 120B लगा सकता हूं इकट्ठे? यह क्वेश्चन आया सुप्रीम कोर्ट के सामने. दिस क्वेश्चन केम अप इन द फेमस केस ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस कांडीमल्ली, KANDI मला MALLA, कांडीमला सुबैया SUBBIAH. In state of Andhra Pradesh versus Kandimalli Subbiah, 1961 Supreme Court. The question which came up before the Honorable Supreme Court was whether an accused can be charged with conspiracy and also with abetment to conspiracy. And I quote the Supreme Court: conspiracy to commit an offense is itself an offense, and a person can be separately charged with respect to such conspiracy. There is no analogy between sections 120B and 109 IPC.
there may be an element of abetment in conspiracy. There may be an element of abetment in conspiracy, but conspiracy is something more than abetment. Offenses created by sections 109 and 120B IPC are quite distinct. Kandimalli Subbiah is a landmark on this aspect. So both are distinct. Abetment is different. Conspiracy is something more than abetment. अभी हम इसके बाद कॉन्स्पिरेसी के बाद अबेटमेंट ही शुरू करने वाले हैं, तब ये ज्यादा अच्छा में और क्लियर नजर आएगा. अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन होता है, कॉन्स्पिरेसी होता है, एडिंग होता है. अबेटमेंट में पहले एक आदमी शुरू करता है, दूसरे आदमी को अबेट करता है. Conspiracy, as the Supreme Court has said, is something more than abetment. And both are distinct. 109, though dealing with conspiracy, though it is the mother of conspiracy in IPC, it's a mother section, yet it is different from 120B. We run out of time. अब ये second clause पढ़ा है मेरा. I'll take it up from here next time. Thank you. God bless.